हेलो एवरीवन, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण में बीमाएं में बता चुका हूँ, बीमाएं क्या होती हैं, बीमाएं कैसे निकालते हैं, बीमा सूत्र कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ। बीमाओं के उपयोग चल रहे थे, बीमाओं के उपयोग में भी एक उपयोग में करा चुका हूँ। क्या उपयोग कराया था? पहला उपयोग मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करने के लिए भी दिया था। अब देखिएगा दूसरा उपयोग क्या है। पहला उपयोग था हमारा एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये पहला उपयोग था। दूसरा उपयोग क्या है? किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, अर्थात बीमीय विधि से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई सूत्र या कोई समीकरण सही है या गलत है। ठीक है, अर्थात उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, उसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि ये सूत्र सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। कैसे बताते हैं अभी? ठीक है, कह रहा है बीमीय विधि से किसी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। कोई भी समीकरण या सूत्र तभी सही होता है जब उसके बाईं ओर स्थित प्रत्येक पद की बीमाएं दाईं ओर स्थित प्रत्येक पद की बीमाओं के समान हो। ठीक है, कोई भी सूत्र या कोई भी समीकरण तब सही होता है जब उसके बाईं ओर स्थित प्रत्येक पद की बीमाएं उसके दाईं ओर स्थित प्रत्येक पद की बीमाओं के बराबर हो, तब वो सूत्र सही होता है, वरना सूत्र गलत होता है। एग्जाम्पल समझिए जरा, मैं ये लिखूं कि m+2 बराबर n+3। m क्या है? द्रव्यमान है, और l क्या है? लंबाई है। क्या ये सही हो सकता है? यानी m+1 m+2 बराबर, यानी ये केवल m बराबर है, ये द्रव्यमान या लंबाई, क्या ये बराबर हो सकते हैं? क्या ये सूत्र सही लिखा हुआ है कि द्रव्यमान बराबर लंबाई, यानी द्रव्यमान के लंबाई के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ठीक है, यानी द्रव्यमान अलग भौतिक राशि और लंबाई क्या है? अलग भौतिक राशि है। द्रव्यमान कभी भी लंबाई के बराबर नहीं हो सकता, ना ही लंबाई कभी द्रव्यमान के बराबर रखी जा सकती, क्योंकि अलग अलग उनका एक दूसरे को मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। या m+l बराबर कैपिटल है, m+l बराबर कैपिटल है, यानी लंबाई में मैंने क्या जोड़ा? द्रव्यमान, फिर किसके बराबर आया? कैपिटल L के बराबर आया है। यानी लंबाई में मैंने द्रव्यमान को जोड़ किसके बराबर रख दिया है? लंबाई के बराबर। क्या द्रव्यमान को लंबाई को जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी समान मात्रक वाले पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं, और जब समान मात्रक वाले पद ही जोड़े घटाए जा सकते हैं, जब उनके मात्रक समान होंगे तो उनकी बीमाएं भी कैसी होंगी? समान होंगी। अर्थात अभी अगर मैं इनका बीमीय सूत्र निकालूं तो m का बीमीय सूत्र क्या होता है? भाई m होता है बराबर l, लंबाई का बीमीय सूत्र है, इसका भी है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, जब बीमीय सूत्र बराबर नहीं तो इसका मतलब ये सूत्र गलत है, क्योंकि द्रव्यमान में लंबाई नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया? यानी समान मात्रक वाले पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। समान मात्रक वाले पद ही जोड़े घटाए जा सकते हैं, तब उनके बाईं ओर से प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र बराबर होना होता है। किसके? दाईं ओर का। लंबाई होगा ये स्मॉल l बराबर कैपिटल L होता है। ठीक है, ये संभव है, क्योंकि इसका बीमीय सूत्र क्या है? L, और इसका बीमीय सूत्र क्या है? ये हो सकता है, यानी किसी एक वस्तु की लंबाई दूसरी वस्तु की लंबाई के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी सूत्र या समीकरण की हम जांच कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है गलत है। चेक करने का तरीका क्या है? एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ t बराबर 2π√L/g की जांच कीजिए। हमें बीमीय विधि से चेक करना है कि ये सूत्र सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे चेक करने के लिए इसका बायां पद देंगे। बायां पद क्या है? इसका t, और दायां पद क्या है? 2π/L/g। तो पहले बायां पद का बीमीय सूत्र निकालते हैं हम। टेकिंग LHS, यानी हमने LHS लिया है। LHS क्या हमारा t, फॉर्मूला क्या लिखा होता है भैया? फॉर्मूला नंबर t बराबर 2π√L/g था। ठीक है, तो बायां पद क्या था? t, तो t का बीमीय सूत्र क्या हो गया? t होता है, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है? t होता है। अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है हमारा? 2π/L/g। 2π क्या कांस्टेंट है, उसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता। क्या बचा? L/g का बीमीय सूत्र क्या होगा भाई? L का बीमीय सूत्र क्या है? लंबाई का बीमीय सूत्र L, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण कोई सा भी हो,
त्वरण का विभव सूत्र क्या निकाला था हमने पहली क्लास में, LT-2। तो त्वरण का विभव सूत्र रख दिया हमने कितना, LT-2। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, T की घात नीचे कितनी है, -2 ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी, +2। तो कितना आया, RHS का विभव सूत्र कितना है, T⁻²। और LHS का विभव सूत्र कितना है, T। क्या दोनों की तरफ की बीमारी समान है क्या, नहीं है ना, एक इधर आ रहा है T, इधर कितनी है, T⁻²। तो बीमारी समान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दिया गया सूत्र सही नहीं है। बाईं ओर की बीमारी बराबर नहीं है दाईं ओर की बीमारी के, दिया गया सूत्र सही नहीं है। सही कब होता, जब इधर की बीमा कितनी आएगी, T, तो इधर की बीमा कितनी आती, T आती, तब दिया गया सूत्र सही होता है। हमें याद भी होगा, सरल क्या होता है, और इसमें कीमत कितना लिखा था, L/G। अगर ये अंडर होता तो यहाँ पर क्या होता, अंडर चढ़ा होता तो T⁻² का वर्गमूल कितना आता, केवल T आता। तो देखो इधर की कीमत T है, अब दिया गया सूत्र क्या हो गया है, सही हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये सूत्र गलत था। इस प्रकार हम बीम विधि से किसी सूत्र या समीकरण की जांच कर सकते हैं कि वो सूत्र सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। जी देखिए, ये है समीकरण B बराबर U प्लस AT, गति का समीकरण है ये। B बराबर U प्लस AT का परीक्षण करना है कि ये सूत्रीय समीकरण सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कितने पद दिए हैं, 3, B, U और AT। तो तीनों पदों का बीम सूत्र निकाल लेता है। अगर तीनों पदों का बीम सूत्र सही होता है, बराबर आता है, बीमाएं बराबर आती है, तो दिया गया समीकरण सही होगा, वरना गलत होगा। तो पहला पद क्या है, वेग तो लिख लिया, V का बीम सूत्र बराबर, V क्या है, वेग है, वेग का बीम सूत्र क्या होता है, LT-1 लिख लिया। आगे लिखेंगे क्या, U का बीम सूत्र, U का बीम, U भी क्या है, प्रारंभिक वेग है, वेग तो वेग है, चाहे अंतिम वेग है, चाहे प्रारंभिक वेग, मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका बीम सूत्र कितना है, LT-1 लिख दिया, LT-1। तीसरा पद क्या है हमारा, AT है। AT का बीम सूत्र क्या होगा, AT का बीम सूत्र, A का बीम सूत्र, T का बीम सूत्र। A क्या है, त्वरण, त्वरण का बीम सूत्र क्या होता है, LT-2 लिख दिया। T का बीम सूत्र क्या है, T लिख दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा, LT-, ये घात -2, ये +1 है, कितनी हो जाएगी, LT-1। तो कितना आ गया इसका, AT का बीम सूत्र कितना गया, LT-1। देखिए, B का बीम सूत्र LT-1 आया, U का बीम सूत्र LT-1, AT का बीम सूत्र LT-1। तीन पद हैं इसमें, और तीनों पदों के बीम सूत्र कैसे आ रहे हैं, समान आ रही है, बीमाएं कैसे आ रही है, समान आ रही हैं। तो इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या है, सही है। ठीक है, V का बीम सूत्र बराबर U का बीम सूत्र बराबर है AT का बीम सूत्र, अर्थात दिया गया समीकरण हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जी। ये होमवर्क है तुम्हारा, ये समीकरण दिया हुआ है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण है, S क्या विस्थापन होता है, U प्रारंभिक वेग समय होता है, त्वरण होता है, T स्क्वायर भी समय होता है। क्या करना है, इस समीकरण की जांच करनी है कि ये समीकरण सही है या गलत है। इसे सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, ये भेजना जरूर। अगला देखते हैं आगे जी। दो उपयोग हो गए हमारा, तीसरा उपयोग क्या है, तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि अगर हमें किसी भौतिक राशि के बारे में ये पता हो कि ये भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो बीम विधि से हम उन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये तीसरा उपयोग है इसका। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, ये लिखा है, यदि किसी भौतिक राशि के बारे में ये पता हो कि ये भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो बीम विधि से उन भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। कैसे स्थापित किया जा सकता है, देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये क्या उदाहरण लिया है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, गोलक के द्रव्यमान M। समझिए, सरल लोलक का आवर्तकाल T किस पर निर्भर कर रहा है, गोलक के द्रव्यमान M पर निर्भर कर रहा है, धारा की लंबाई L पर निर्भर कर रहा है, और गुरुत्व त्वरण G पर निर्भर करता है। तो बीम विधि से आवर्तकाल के लिए बेचा
यही तो हमारा था ना, हमने क्या लिखा ऊपर कि यदि किसी भौतिक राशि के बारे में हमें ये पता है कि ये भौतिक राशि अन्य किन्हीं भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम बीम विधि से उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस उदाहरण में हमें बता दिया ना कि आवर्तकाल टी का मान किस पर निर्भर कर रहा है, एम पर निर्भर कर रहा है, धागे की लंबाई पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्व त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो हम इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं देखते हैं। तीनों चीज माइंड में बैठा लीजिए। टी का मान किस पर निर्भर कर रहा है, एम पर, एल पर और जी पर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसके सवाल करने का, पहला स्टेप ये है कि लाइन लिखेंगे हम, माना सरल लोलक का अवकाल टी का मान था ना जो निर्भर कर रहा था, टी का मान धागे की लंबाई है, किस पर निर्भर कर रहा था, धागे की लंबाई पर निर्भर कर रहा था, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा था, गुरुत्व त्वरण पर निर्भर कर रहा था। तो हमने लिखा धागे की लंबाई एल की एक घात पर, द्रव्यमान एम की बी घात पर, गुरुत्व त्वरण जी की सी घात पर। यानी जितने भी मान दे रखे, अगर दो मान दे रखे हो कि अगर ये दे रखा हो तो मान केवल एल और एम पर निर्भर करता है तो लिखते हैं एल की घात ए पर, एल की घात बी पर, या आगे पीछे कर सकते हैं कि एल की घात ए पर, एल की घात बी पर, या ए बी सी ना मानकर एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी मानिए, ठीक है। बस इतना है, जो उस भौतिक राशि का मान किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है उन सबकी घातें मान लेते हैं कि टी का मान एल की घात ए पर, एल की घात बी पर और सी की घात जी की घात सी पर निर्भर करता है। ऐसा हमने अपनी थ्योरी को लिखा, ये 9th में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, अब इसका समीकरण लिख लेते हैं हम। जैसा हमने थ्योरी में लिखा उसके लिए लिखा जाए टी अनुक्रमानुपाती एल की घात ए, ठीक है, और टी अनुक्रमानुपाती एम की घात बी, टी अनुक्रमानुपाती जी की घात सी, तीन इक्वेशन बना ली, तीनों को एक साथ लिखिए। टी अनुक्रमानुपाती किस किया जाएगा, टी अनुक्रमानुपाती एल की घात ए, एम की घात बी, जी की घात सी, एक नेतांग लेके हमने अनुक्रमानुपात को हटा देंगे, नेतांग लेते टी के एल की घात ए, एम की घात बी और जी की घात सी, समीकरण 4 डालेंगे से, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप होता है हमारा कि थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में दोनों तरफ हम बीम सूत्र लिखते हैं, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, ठीक है। तो दोनों तरफ बीम सूत्र लिखने के लिए दोनों तरफ बीम सूत्र लिखे हमने। दोनों तरफ बीम सूत्र लिखने पर इधर क्या था, टी था, टी का बीम सूत्र टी क्या था, एल 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 की घात मतलब एल का बीम सूत्र एल, एम था, एम का बीम सूत्र एम, कैपिटल हो गया, और गुरुत्व त्वरण का बीम सूत्र एल टी माइनस 2, त्वरण में कोई सा भी एल टी माइनस 2, और घात ए बी सी है वो लिख लिया हमने। अब टी की घात टी रहने दी, अब एल की घात देखिए, यहाँ पर एल की घात कितनी, एक एल रहने दी। अब एल को ढूंढिए, एल पर कितनी जगह है, यहाँ कितनी एल है और यहाँ है, तो यहाँ घात कितनी ए और यहाँ कितनी है सी, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कितनी होगी एल की पावर ए प्लस सी। अब एम ढूंढिए, एम केवल यहाँ है और यहाँ क्या घात कितनी है, तो बी रह दिया। टी ढूंढिए, टी केवल यहाँ है, यहाँ कितनी है -2, ये ऊपर सी, तो कितना टी की पावर -2c, ठीक है। यानी सारी घातें एक तरफ कर लेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ घातों की तुलना करते हैं। तो दोनों तरफ टी की घातों की तुलना, पहले टी की घातों की तुलना की, देखिए सबसे पहले हम उस घात की तुलना करते हैं जो सबसे छोटी होती है। देखिए सबसे छोटी कौन सी, इसमें a प्लस सी आ रहा है, इसमें b आ रहा है, इसमें 2c आ रहा है। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, b में भी एक सिंगल पद है और m में भी सिंगल पद है, t में भी सिंगल पद है, चाहे पहले m कर लीजिए चाहे पहले t कर लीजिए। यानी जो छोटी घात होती है पहले सबसे पहले उसकी तुलना करते हैं। तो हमने t की घात की तुलना की, तो दोनों तरफ t की घातों की तुलना करने पर, ठीक है। इधर देखो t की घात कितनी है, एक है, एक रखिए। इधर t की घात कितनी है, -2c है, तो -2c के बराबर हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू निकाल के कितनी, c की पावर कितनी है -1। समझ में आया ना, दोनों तरफ घातों की तुलना करनी है। इधर देखा हमने t की पावर कितनी है, 1 है तो 1 रख दिया, इधर t की पावर देख कितनी -2c, तो दोनों को बराबर रख दिया, c का मान निकाल दिया। अब इसकी तुलना करते हैं हम, n की घातों की तुलना करते हैं। n की घातों की तुलना करने पर n की घात इधर कितनी है, b रहने दिया। इधर कितनी है, इधर m है ही नहीं, है नहीं का m नहीं है, उसका मतलब उसकी घात कितनी है 0, तो b बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब दोनों तरफ किसकी घात तुलना कर रहे हैं, l की घात तुलना कर रहे हैं। l की घात कितनी है, इधर a प्लस सी और इधर कितनी है, कोई घात नहीं है 0, अर्थात a प्लस सी बराबर 0। पर c का मान हम निकाल चुके हैं, c का मान कितना है -1/2, तो c का मान आ गया -1/2, तो ये बराबर कितना आ गया 1/2।
ए बी सी तीनों के मान आ गए ना, घातों की तुलना करके बस हमें ये करना होता है, जो घातें हमें मानी होती हैं उस सबके का क्या निकालना होते हैं, मान निकालने होते हैं। तो तीनों के मान आ गए ए बी सी, तो तीनों के मान आ गए। अब ए बी सी के मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 4 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 4 याद है ना, समीकरण 4 क्या थी हमारे पास, समीकरण 4 की पी अनुपात था के और एल की घात ए, एन की पावर बी और जी की पावर सी। यहाँ ए बी सी का मान है। ठीक है, जी यहाँ में मान रखा ए भाई एल की पावर ए और ए का मान कितना है, 1/2 रख दिया। एन की पावर बी का मान कितना है, 0 रख दिया। जी की पावर का सी का मान कितना है, -1/2 रख दिया। किसी की घात 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो एन की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये घात माइनस की है, 1/2 नीचे ले आओ, प्लस की हो जाएगी। नीचे लेके आते हैं, ऐसे हम नीचे ले आए 1/2। अब क्या करते हैं, होल घात चढ़ा देते हैं 1/2 हम इसकी, होल घात चढ़ जाएगी, कितना आएगा, टी बराबर के एन बटे जी की होल पावर 1/2 और घात 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो टी बराबर कितना आ गया, के अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यहीं तक छोड़ सकते हैं, या अगर तुम्हें इसके क्या है, नियतांक है, नियतांक का मान होता है तो याद हो तो रख सकते हैं। हमें पता है सरल का आउट होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसका मतलब कितना होगा, 2 पाई होगा, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। देखिए इस तरीके से हमने क्या सरलों के आवर्तकाल का सूत्र निकाल दिया। ठीक है, ये दिमाग का तीसरा उपयोग है। ये सवाल होमवर्क के लिए है, ये सवाल भी दिमाग के तीसरे उपयोग पर है और ये सवाल सोल्व करके मुझे भेजना है। क्या है, फोटोन की ऊर्जा E, फोटोन के द्रव्यमान m तथा प्रकाश के चार्ज q पर निर्भर करती है। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। जैसे हमने वो किया है वैसे ये करना है। ठीक है, सवाल सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।